नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 अक्टूबर 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के आर्टिकल और 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज, टोटल 8 आर्टिकल्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ बता दूं दोस्तों, मेंटरशिप कोर्स में ओवरऑल प्रीलिम्स टिडबिट्स का जो फोल्डर है वो बहुत तेजी से अपलोड होना अब शुरू हो जाएगा। लंबे समय से दोस्तों जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 इसमें वीडियोस अपलोड हो रही थी, मेंस टिडबिट्स में हो रही थी, मेंस करंट अफेयर्स में वीडियोस अपलोड हो रही है, अच्छी खासी साइजेबल क्वांटिटी में हो चुकी हैं। बट बच्चों की शिकायत थी कि सर प्रीलिम्स टिडबिट्स में केवल 5 वीडियोस है सर, इसमें कंटेंट उतनी तेजी से अपलोड नहीं हुआ है। तो प्रीलिम टिडबिट्स में अब बहुत तेजी से कंटेंट अपलोड होगा दोस्तों, और आप ये समझ लीजिए कि लगभग 2000 यूनिक टॉपिक्स को इस प्रीलिम टिडबिट्स में आपके लिए कवर कराया जाएगा। इसके साथ साथ बता दूं दोस्तों, इस समय पे ओवरऑल जो रिकॉर्ड है वो सबसे मतलब ये जो कोर्स है वो रिकॉर्ड डिस्काउंट्स पे अवेलेबल है। प्राइसेस के बाद भी एक 10% का डिस्काउंट कोड अभी के लिए एक्टिव है नवरात्र के फेस्टिवल में। ओवरऑल 3 से 4 दिन ये और एक्टिव रहेगा। आप इमीडिएट बेसिस पे इस पर्टिकुलर कूपन कोड के थ्रू कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और ये केवल मेंटरशिप कोर्स नहीं, ये ओवरऑल एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मुलाज और जो वर्ड हिस्ट्री का कोर्स है उस पर भी एक्टिव है। हालांकि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेंटरशिप कोर्स ही ज्वाइन करें, क्योंकि अभी के जो कोर्सेज हैं एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मुलाज और वर्ड हिस्ट्री और उसके साथ साथ आगे भी जो कोर्स ज्वाइन होंगे उनका एक्सेस ऑटोमेटिकली आपको मेंटरशिप कोर्स प्रोग्राम जो है ये 2024 का इसमें इंक्लूडेड मिलेगा। तो डू सब्सक्राइब टू द मेंटरशिप कोर्स। और इसमें ये बता दूं, इसमें टेस्ट सीरीज भी एक्टिवेट कर दी गई है। तो प्रीलिम्स टेस्ट हंड्रेड्स की क्वांटिटी में इंक्लूसिव ऑफ सी सेट आपको इस पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। एक आंसर राइटिंग कोर्स का जो सीरीज है वो भी आपको इस मेंटरशिप कोर्स में एक्सेस मिलेगा। तो बहुत कुछ इस मेंटरशिप कोर्स में आपके लिए आने वाला है, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ड हिस्ट्री का जो फोल्डर है ये भी रेगुलरली इस मेंटरशिप कोर्स के अंदर अपडेट हो रहा है। अगर आप वर्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी के लिए ओवरऑल फ्रेंच रेवोल्यूशन की वीडियो भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्यूडलिज्म, ये सब कंप्लीट हो चुका है। आज की डेट में आपको जो नेपोलियन का रोल था और जो वीएनएस कांग्रेस हुई थी 1815 में, उसकी वीडियो भी अपलोड मिल जाएगी। तो स्पीड में वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आपकी तैयारी को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा इस मेंटरशिप कोर्स के लिए, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल में आज पहला टॉपिक कौन सा डिस्कस करेंगे, तो डिले एट टैक्स। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और केंद्र की सरकार के बीच में लड़ाई। अक्सर कर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम नाम रिकमेंड करता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर जज को हाई कोर्ट में अपॉइंट करो, इस पर्टिकुलर जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करो। अब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो तो चलो एक्सेप्ट हो जाता है केंद्र की सरकार के द्वारा, क्योंकि उसमें है ही कितने, 31 तो टोटल जजेस हैं चीफ जस्टिस को मिला के। लेकिन जब बात आती है दोस्तों यहाँ पे हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट की, तब ओवरऑल डिले होता है केंद्र की सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज देखने को मिली है, केंद्र की सरकार ने एश्योरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट को कि जल्दी ही जो कॉलेजियम का रिकमेंडेशन था कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस बनाया जाए मणिपुर हाई कोर्ट का, इसको सरकार, केंद्र की सरकार जल्दी इंप्लीमेंट करेगी। और केंद्र की सरकार ने यह भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो भी बोल रहा है उसके प्रति केंद्र की सरकार आगे और अकोमोडेटिव रहेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कुल मिला के देखा जाए तो हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट को लेके पहले काफी गुत्थम गुत्था, आप कह लो एक टसल सा चला है केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। एनजेएसी के थ्रू, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू ओवरऑल केंद्र की सरकार ने कुछ हद तक कॉलेजियम से ये जजेस की अपॉइंटमेंट की ताकत को हटाने की भी कोशिश की थी, बट कॉलेजियम ने ऐसा होने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा होने। अब उसके चलते कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम नाम रिकमेंड करता है, बट केंद्र की सरकार उस नाम को पेंडिंग रखती है, तो तुम कॉलेजियम बनकर अपॉइंट करते रहो, हम उस पर्टिकुलर जज को कुर्सी पर बैठाए नहीं, ये एटीट्यूड रहता है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे केंद्र की सरकार ने बोला कि भाई ठीक है, हम कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस को अर्जेंट बेसिस पर अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे केंद्र की सरकार बोल रही है कि ऑलरेडी 70 नाम्स को हम अप्रूव कर चुके हैं जो कि कॉलेजियम की तरफ से रिकमेंड होकर आए थे, और जस्टिस सिद्धार्थ मुदुल को जल्द ही चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट का बना दिया जाएगा। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो कॉलेजियम ने यह भी रिकमेंडेशन दी थी कि जो जस्टिस एमवी मुरलीधरन है, जो कि अभी के लिए मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उनको कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, बट वो भी केंद्र की सरकार ने अभी के लिए नहीं किया। वैसे एमवी मुरलीधरन साहब रिसेंटली न्यूज में रहे। एमवी मुरलीधरन साहब वही हैं जिन्होंने मणिपुर सरकार को बोला था सिंगल जज बेंच में कि भाई मीती कम्युनिटी को भी शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में जोड़ लो, शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में जोड़ लो। अब जैसे ही यहां पे ओवरऑल मणिपुर सरकार एक्शन में आई और जस्टिस मुरलीधरन के रिकमेंडेशंस पे मीती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने की बात आई, वैसे बवाल शुरू हुआ। और मणिपुर में जो बवाल सिविल स्ट्राइक शुरू हुई, थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बोला कि एमवी मुरलीधरन साहब को कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दो, लेकिन अब तक केंद्र की सरकार ने इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया है। मुरलीधरन साहब बोल रहे हैं कि भाई या तो आप मुझे मणिपुर में रख लो, या फिर एक काम करो कि मुझे मेरे पेरेंट कोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने भेज दो, मुझे कलकत्ता नहीं जाना, लेकिन कॉलेजियम ने इनकी रिकमेंडेशन को माना नहीं और अभी के लिए मणिपुर में ही रोक के रख रखा है मुरलीधरन साहब को। तो मुरलीधरन साहब मणिपुर हाईकोर्ट से हटेंगे कि नहीं हटेंगे, इस बात को लेके अभी के लिए थोड़े डिसेंशन है, थोड़ी टेंशन है। ठीक है भाई, तो ये सब यहां पे चल रहा है। तो बेसिकली इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू पता क्या चल रहा, पता भाई ये चल रहा है कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम हाई कोर्ट के कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पे कुछ नाम देता है केंद्र की सरकार को, और केंद्र की सरकार उन नाम को पेंडिंग रखती है। केंद्र की सरकार बोलती है कि हमारे और बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस होते हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस नाम को वेट करती है, ओवरऑल एक कैंडिडेट की सुटेबिलिटी पे चेकिंग करती है और उसके बाद ही हम उसको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें यहाँ पे हो रही। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा रिकमेंड किए गए नाम को वापस भेज देता है, और उसके बाद जब वो फिर से कॉलेजियम से रीट्रेट होके आ जाते हैं, उसके बाद भी उनको अपॉइंट नहीं किया जाता है। ठीक है ना भाई। इनफैक्ट अगर आप देखो तो एस मुरलीधर साहब, ठीक है ना, ये अब रिटायर हो चुके हैं। ओवरऑल ये बोला गया था कि इनको चीफ जस्टिस बनाया जाए मद्रास हाई कोर्ट का, ठीक है ना। कॉलेजियम ने बोला, लेकिन केंद्र की सरकार ने माना नहीं। एंड में कॉलेजियम ने अपने डिसीजन को ड्रॉप करवा लिया। फिर एक जस्टिस टी राजा थे, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मद्रास में बहुत लंबे समय से। रिकमेंडेशन था कॉलेजियम का कि इनको राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, सरकार ने बातों पे ध्यान नहीं दिया और ये रिटायर हो गए। तो बेसिकली ओवरऑल कॉलेजियम वाले नाम रिकमेंड करते जजेस के अपॉइंटमेंट का, बट सरकार कभी कभी इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को रोक के रखती है। फ्लैश पॉइंट इस हद तक आता है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम आप कह लो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बट केंद्र की सरकार बज नहीं करती। बट कभी कभी केंद्र की सरकार अकोमोडेटिव भी होती, जैसे अभी श्रीधर मृदुल के केस में अकोमोडेटिव होती नजर आ रही है। ठीक है ना भाई। तो ये सब बातें यहां पे चल रही हैं। तो बेसिकली ओवरऑल यहां पे सुप्रीम कोर्ट की अप्रैल 2021 का जो ऑर्डर था कि भाई गवर्नमेंट को एक टाइमलाइन रखनी पड़ेगी कॉलेजियम द्वारा दिए गए नामों के रिकमेंडेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि सरकार यहां पे कई महीनों तक, इवन सालों तक कॉलेजियम द्वारा रिकमेंडेड नाम्स को पेंडिंग रखती है। तो अगर कॉलेजियम रिकमेंडेशन दिया कि हाँ भाई इसको जज बनाओ, तो 3 से 4 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करी। लेकिन बीच बीच में केंद्र की सरकार अकोमोडेटिव जरूर हो जाती है, जैसे सिद्धार्थ मृदुल के केस में अकोमोडेटिव हुई, बट ओवरऑल सिचुएशन गड़बड़ ही है। कॉलेजियम जो भी नाम रिकमेंड होते हैं, अर्जेंट बेसिस पे वो नाम एज अ हाई कोर्ट का जज काम करना शुरू नहीं करते। फिर अगला, इंडियन हिमालयन रीजन नीड्स इट्स ओन इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। भैया तीस्ता डैम का ब्रीच हुआ सिक्किम के अंदर अक्टूबर में, आपने देखा फ्लड्स आ गए। हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स की खबर पिछले कुछ महीने में आपको देखने को मिल रही है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि इंडिया के डेवलपमेंटल मॉडल में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। हमारा डेवलपमेंटल मॉडल सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के साथ। उसके चलते ओवरऑल भले ही ह्यूमन इंडेवर में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इकोनॉमिक सेंस में, बट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। तो बेसिकली यही बोल रहे हैं कि इंडियन हिमालयन रीजन की हालत बहुत खराब है। सिक्किम में जो हुआ, हिमाचल प्रदेश में जो हुआ, और हर साल ही होता है भाई। और अब तो केरला में भी होता है मानसून के समय पे, वेस्टर्न घाट्स में इनफैक्ट लंबे समय से होता आ रहा है। इंडियन हिमालयन रीजन की बात की जाए, यहाँ पे जो इंपेंडिंग डिजास्टर्स, रिकरिंग डिजास्टर्स आ रहे हैं, इसको रोकने का कोई तरीका है? तो बेसिकली इसके लिए आप कह लो एक इवेंट कह लीजिए, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको डिफाइन किया गया यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये एक टूल है जो कि आइडेंटिफाई करता है इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट्स को एक प्रोजेक्ट के, इससे पहले कि वो इंप्लीमेंट किया जाए। तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन से उसके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट और इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या होंगे, इस बात को एसेस किया जाता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के थ्रू। तो ये टूल कंपेयर करता है अलग अलग अल्टरनेटिव्स को कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बजाय अगर हम बाकी चीज करें तो उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उससे क्या इन्वायरमेंटल नुकसान होंगे, ये जो इन्वायरमेंटल नुकसान होगा इसके इकोनॉमिक नुकसान उसको किस प्रकार से कंपनसेट करेंगे, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से आने वाले नुकसान के बारे में हमें पता चलता है, और अब उन नुकसानों से लड़ने के लिए मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को तैयार करके रखते हैं ताकि ओवरऑल डैमेज को हम मिनिमाइज कर सकें। अब ये जो एआईए का प्रोसेस है, ईआईए का प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, रिलायबल डाटा होना चाहिए, तभी अच्छे रिजल्ट्स दे पाएगा। ओवरऑल सबसे बेस्ट रिलायबल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अगर होगी तो उसके बेसिस पे आप अच्छे स्टेप्स ले पाओगे और चीजों को ग्राउंड लेवल पे सही से एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो जो बेसलाइन डाटा है उसके बेसिस पे ही आप फ्यूचर लाइकली इंपैक्ट्स को यहां पे एसेस कर सकते हो। अब अगर आप बात करो 1976 से 177 की, तो बेसिकली फॉर्मली इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से पहले एक मैकेनिज्म लेके आया था प्लानिंग कमीशन 1976-77 में। प्लानिंग कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बोला
कि जो भाई रिवर वैली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, वहां पे इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपने स्ट्रैटेजीज में चीजों को इनकॉर्पोरेट करिए। मतलब ओवरऑल आप जो भी पब्लिक वर्क्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो रिवर वैली प्रोजेक्ट में, उससे क्या इन्वायरमेंट नुकसान होगा, ओवरऑल ये सब चीजों को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करिए, और उनको डॉक्यूमेंट करने के बाद ही पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से आपको अप्रूवल। तो प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल कंसीक्वेंसेस को यहां पे इंक्लूड करने को बोला गया, किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। तो आप ये कह सकते हो कि एक प्रकार से इनफॉर्मल शुरुआत थी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की, ठीक है ना। और एंड में एनवायरमेंटल क्लियरेंस केंद्र की सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के बिहाफ पे डिसाइड होगा। मतलब एक प्रकार से ओवरऑल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यह बोला गया कि आपके प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी को आप एनवायरमेंटल एंगल से चेक करो। हालांकि वो एनवायरमेंटल एंगल को बेसिस पे प्रोजेक्ट रोकना है या नहीं रोकना है, ये सरकार का ही, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। फाइनली आता है 27 जनवरी 1994, केंद्र की जो मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर प्रोमulgate करती है पहला EIA नोटिफिकेशन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, जिसके चलते एनवायरमेंटल क्लियरेंस को मैंडेटरी कर दिया जाता है नए प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने के लिए और स्पेसिफिक एक्टिविटीज के एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए। ये जो 1994 का नोटिफिकेशन है ना, इसमें पिछले 11 साल में 12 अमेंडमेंट्स देखे गए। फाइनली इसकी बजाय आता है EIA 2006 का नोटिफिकेशन। EIA 2006 का नोटिफिकेशन काफी कॉम्प्रिहेंसिव था, उसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया गया था। हालांकि मैं बता दूं, EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 2006 का जो नोटिफिकेशन है, इसमें भी बहुत बार अमेंडमेंट अब तक हो चुका है। जो यूनियन मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की, इसने एक नया ड्राफ्ट EIA 2020 में सर्कुलेट किया था पब्लिक कमेंट्स के लिए। ये जो पर्टिकुलर EIA था, इसको लेके सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया गया। ये बोला गया कि सरकार बहुत ज्यादा प्रो इंडस्ट्री होती जा रही है, इकोलॉजिकल कंसर्न्स को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, वगैरह वगैरह। तो अगर हम डिलीजेंटली प्रॉपर तरीके से एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को इस्तेमाल करें, तो ये एक प्रॉपर रेगुलेटरी टूल की तरह हमारे सामने आ सकता है। एनवायरमेंटल गवर्नेंस का जो आर्सेनल होगा सरकार का, उसमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह सामने आ सकता है, क्योंकि जो हमारा विजन है देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसको हम यहां पे इंश्योर कर सकते हैं। ये जो EIA 2006 का नोटिफिकेशन था, इसने प्रॉपर प्रोसीजर दिया, इंस्टीट्यूशनल सेटअप दिया कि कैसे प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाएगा। और सबसे खास बात ये दोस्तों ये कि 2006 के EIA के नोटिफिकेशन में एक शेड्यूल अटैच था एंड में, ठीक है ना। बेसिकली तो इस पर्टिकुलर शेड्यूल में वो प्रोजेक्ट्स इन्यूमरेटेड थे जिनके लिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवाने की जरूरत है, ठीक है ना भाई। तो अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें EIA की कोई जरूरत ही नहीं थी। ओके, तो बेसिकली EIA 2006 का जो नोटिफिकेशन है, इसने कैटेगराइज किया है प्रोजेक्ट्स को बहुत सारे अलग अलग हेड्स के अंदर, माइनिंग के अंदर, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, पावर जनरेशन के अंदर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं। अब अगर आप देखो, जो भी EIA 2006 का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद 2020 का नोटिफिकेशन आया, खास बात दोस्तों ये है कि इन नोटिफिकेशन में इंडियन हिमालयन रीजन के प्रोजेक्ट्स के लिए कोई अलग से फैक्टर्स नहीं रखे गए। इंडियन हिमालयन रीजन की फ्रेजिलिटी को, वल्नरेबिलिटीज को नहीं समझा गया, ठीक है ना भाई। कुछ इंडस्ट्रीज थी जिनको इन शेड्यूल में मेंशन किया गया, प्रोजेक्ट वाइज चीजों को यहां पे सेग्रीगेट किया गया, रीजन वाइज सेग्रीगेट नहीं किया गया। मतलब जो प्लेन इलाकों में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कराने का प्रोसीजर है, वही हिमालयन रीजन में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवाने का प्रोसीजर होगा। प्रोसीजरों में कोई बहुत ज्यादा खर्च, मतलब फर्क नहीं था। तो 2020 के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में भी, 2006 के भी EIA नोटिफिकेशन में कुछ भी स्पेशल इंपॉर्टेंस EIO को हिमालयन रीजन में नहीं दी गई। अब देखिए, इंडिया की जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो ग्रेडेड अप्रोच को देखता है, डिफरेंशिएटेड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को देखता है। एक प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आ रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट में आ रहा है, नेशनल पार्क में आ रहा है, क्रिटिकल टाइबर हैबिटेट में आ रहा है, और उसके हिसाब से EIA प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है। ये ग्रेडेड अप्रोच हमने इंडियन हिमालयन रीजन में नहीं अपनाई है। डिफरेंशिएटेड रिस्क मैनेजमेंट इंडियन हिमालयन रीजन में नहीं रखा गया। अगर आपने नेशनल पार्क के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए अलग रख रखा है, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अलग रखा है, तो इंडियन हिमालयन रीजन के लिए भी रखो ना भाई। ये हिमालयन रीजन कितना ज्यादा वल्नरेबल है इकोलॉजिकल डिजास्टर्स को। ये सिक्किम में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं, उत्तराखंड में देख रहे हैं, नेपाल में देख रहे हैं। तो भाई ओवरऑल प्रॉब्लम तो आ ही सकती है ना। तो क्या प्रॉब्लम बिल्कुल ही हमारे सर पे आके खड़ी हो जाएगी, हर जगह फ्लड्स आने लगेंगे, तब आप डिसीजन लोगे? तो ग्रेडेड अप्रोच ओवरऑल एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की हमें इंडियन हिमालयन रीजन के लिए भी रखनी चाहिए। इंडियन हिमालयन रीजन का बहुत बड़ा इमेंस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, वाटर टावर की तरह काम करता है, इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, ओवरऑल पूरे नॉर्दर्न प्लेन रीजन को पानी की सप्लाई करता है। तो यहां पे प्रोजेक्ट्स का कैटेगराइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
इकोलॉजी की फ्रेजिलिटी और वल्नरेबिलिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही हमें बताएगा सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग हिमालयाज की। ओवरऑल एक्सट्रीम वल्नरेबल मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के प्रति हम वल्नरेबल ना हो जाए, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। हैवी रेन्स, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, सीज्मिकली एक्टिवेटेड जोन, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। क्लाइमेट चेंज ने एक और लेयर ऑफ वल्नरेबिलिटी को जोड़ दिया इकोसिस्टम में। देखिए, हम फ्रेजिलिटी और वल्नरेबिलिटी समझते हैं हिमालयाज की, ठीक है ना भाई। कोई डिफरेंट सेट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स ओवरऑल आईएचआर के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे सेटअप किए नहीं है। ईआईए का कोई प्रॉपर प्रोसेस हमने यहाँ पे हिमालयन रीजन के लिए सेटअप किया नहीं, तो वही हमें यहाँ पे करने की जरूरत है। इन माउंटेन्स के में ईआईए के चारों स्टेजेस के प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जिसमें स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन और अप्रेजल सब आना चाहिए। प्रॉपर यार्ड स्टिक्स यहाँ पे सेटअप करनी है प्रोजेक्ट्स के लिए। इस माउंटेनियस रीजन में क्या इकोलॉजिकल नीड्स हैं, किस प्रकार से हमको डेवलपमेंट करना है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखनी है। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए, नेशनल लेवल पे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए कोई रेगुलेटर एग्जिस्ट करता नहीं। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2011 लाफार्ज यूमियाम माइनिंग लिमिटेड, तमिलनाडु गोदावरमम थिरुमलपड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह बोला था कि एक इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट अप्रेजल और अप्रूवल जरूरी है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से पहले। और ये बेसिकली इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अगर प्रॉपर तरीके से प्रोसेस हुआ हो तो उसके थ्रू किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को एक बॉक्स स्टिचिंग अप्रोच मैनर में किया जा रहा है। तो बेस्ट ये है कि एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और उसी की बेसिस पे उसका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें, फिर अगला, कन्फ्रंटिंग द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है भाई, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। भाई, आज की डेट में रिस्क एक बहुत डायनेमिक टर्म्स हो चुका है, एक एवर इवॉल्विंग कंसेप्ट है रिस्क। कई जगहों पे रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, कई जगहों पे ज्यादा होता है। जैसे जैसे सोसाइटल वैल्यूज में शिफ्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में शिफ्ट हो रहा है, साइंटिफिक डिस्कवरीज में शिफ्ट हो रही है, उसी प्रकार से रिस्क भी शिफ्ट होता रहता है। समझ के बात को। अब पहले क्या था, जब डिजिटल एज नहीं हुआ करती थी, सब कुछ मैनुअली हुआ करता था, कागजों में, बातचीत के थ्रू, तो उस समय पे ओवरऑल जो डाटा की शेयरिंग होती थी वन पर्सन टू अनदर, वो काफी हद तक रिस्क फ्री थी। लेकिन आज की डेट में, डिजिटलाइजेशन के एरा में, साइबर अटैक्स के एरा में, चीजें उतनी रिस्क फ्री नहीं रही है। इसका एक बहुत अच्छा सिनेमैटिक एग्जांपल देखता है, एक मूवी आई है एक्स मशीना नाम की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो स्टोरी में दिखाया गया है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है एवा नाम का। ये सिंथेटिक इंटेलिजेंस का मार्वल है, लेकिन बाद में ये खुद अपने ह्यूमन क्रिएटर्स को मैनिपुलेट करने लगती है, अनफोर्सीन हजार्ड्स लेके आती है। तो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एक लिमिट से ज्यादा आगे बढ़ गई, तो ये कितना नुकसान कर सकती हैं, ये ओवरऑल हमें यहां पे देखने को मिला, ठीक है भाई। तो बेसिकली हर प्रकार के रिस्क को यहाँ पे एसेस करने की जरूरत है, उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, ठीक है ना। मल्टी फेसेटेड अप्रोच रखनी है, करंट चैलेंजेस को वे करना है, पोटेंशियल फ्यूचर रेमिफिकेशंस को हमें यहाँ पे एड्रेस करना। अब देखिए, युवल नोआ हरारी, इसने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए अमेलगमेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी को लेके, और हाईलाइट किया पोटेंशियल टू फंडामेंटली अल्टर ह्यूमन एग्जिस्टेंस बाय मैनिपुलेटिंग ह्यूमन इमोशन, थॉट्स एंड डिजायर। रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया गया सेंटर फॉर एआई सेफ्टी के द्वारा। 350 से ज्यादा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने अपने कंसर्न्स को वॉइस किया और द पोटेंशियल रिस्क ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी आगे आने वाले चीजों समय में प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी को सिंक्रोनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है बाकी सिस्टम्स के साथ। वाटर की सप्लाई करनी हो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी हो, पूरा जो ग्रिड है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम पे डिपेंडेंट है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम को अगर कोई हैक कर लेता है या इसको इंटेंशनली ओवरऑल आप कह लो डाइवर्ट कर देता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल अटैक हो जाता है, उस केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये जो कन्वीनियंस है ना, ये एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में बदल सकती है। हमारे क्रूशियल सिस्टम जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब यहां पे ओवरऑल डिस्टर्ब हो सकते हैं। हालांकि वो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा एक्यूट है और बहुत ज्यादा कम उसके होने के चांसेस, बट हाँ चांसेस हैं। तो जो एवोल्यूशन है ह्यूमन लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि कैपेबल है ऑफ आउट परफॉर्मिंग ह्यूमन कॉग्निटिव टास्क, ओवरऑल इन सब रिस्क को एसेस करके ही आगे चलेगा। देखिए क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैपिड सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकता है, एक सुपर इंटेलिजेंस वाला थीम लेके आ सकता है, ह्यूमन इंटेलेक्ट को जो आउटपेस कर सके। लेकिन ये जो सुपर इंटेलिजेंस है ना, अगर ये मिसअलाइन हो गई, करप्ट हो गई, मैलिशियस गोल्स की तरफ चली गई, तो भैया आगे आने वाले समय में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देगा। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलाइन किया जाए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ह्यूमन वैल्यूज के साथ। ये जो रैपिड पेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांसमेंट का, स्पार्ड बाय मार्केट प्रेशर्स,
ये बेसिकली कभी कभी सेफ्टी कंसिडरेशंस को इग्नोर कर देता है, अनचेक्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट करता है जो कि फ्यूचर के लिए सही नहीं है, और वर्ल्ड की कोई यूनिफाइड अप्रोच है नहीं। तो एक लैक ऑफ यूनिफाइड ग्लोबल अप्रोच के चलते भी एआई रेगुलेशन में फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव एआई गवर्नेंस के कहीं ना कहीं इग्नोर हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इंश्योर करें लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड एथिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज। ये जो एआई इंडेक्स है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो रिवील करता है कि 137 कंट्रीज की लेजिस्लेटिव बॉडीज ने 37 लॉज पास किए हैं जिसमें वर्ड्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया भर में कहीं ना कहीं चेंज किया जा रहा है, मतलब रेगुलेट किया जा रहा है, और ये रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रेगुलेशंस कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में? एक है यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट, ये एक रिस्क बेस्ड अप्रोच को अपनाता है, ठीक है ना। सीवियरिटी ऑफ रिस्क इन द एरिया ऑफ एआई डिप्लॉयमेंट को देखता है। ये सेंस बनाता है जब एआई एप्लीकेशंस को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाए, हाइटेंड स्क्रूटनी यहाँ पे करनी जरूरी है। एक सिंप्लीफाइड स्ट्रेटजी के साथ हम नहीं सक सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति एक होलिस्टिक रेगुलेटरी अप्रोच हमको रखनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ये रेगुलेटरी अप्रोच पूरी दुनिया में होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक लिमिट के आगे अगर आपको जाना है तो एक लिमिट से ज्यादा एथिकल रेगुलेटरी अप्रोच आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल चाइना किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं कर रहा है और बाकी कंट्रीज रेगुलेशन कर रही हैं, तो चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे बढ़ जाएगा, बाकी कंट्रीज पीछे छूट जाएंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रेगुलेशन को कंट्रीज डिस्करेज भी कर सकती है। तो सिंपल है भाई, नेशंस जो कि रिगरस एआई सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे वो डिसएडवांटेज पे रहेंगे। तो अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलप होना है, उसके प्रति एक रेस लगानी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन को बहुत हद तक रोकना पड़ेगा। और अगर आप रेगुलेशंस को रोकोगे तो कहीं ना कहीं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेंजर्स के प्रति एक्सपोज होगे। तो जब टेक्नोलॉजी वॉरफेयर के साथ मिलती है तो लॉन्ग टर्म रिस्क निकल के आते हैं। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है वो आगे आने वाले समय मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो बेसिकली यहां पे क्या होना चाहिए? प्रॉपर तरीके से एक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेटरी आर्किटेक्चर होना चाहिए। अब डिजायर्ड तो यही है, बट इसको एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाना काफी मुश्किल है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। यूपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम लाइव है, इसके बारे में शुरू में मैंने आपको बताया है। ये प्राइसेस इस समय पे एक्टिव नहीं है, प्राइसेस इस समय पे काफी कम है। नवरात्र का भी स्पेशल डिस्काउंट चालू है, तो आप ओवरऑल www.harshitdvedi.com पे जाके इस पर्टिकुलर कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। काफी कुछ इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव इस कोर्स के अंदर मैंने लॉन्च कर रखे हैं। चलिए करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। करंट अफेयर्स पे एक न्यूज है पैलिएटिव केयर, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली क्या होती है पैलिएटिव केयर? ये वो केयर होती है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स को इंप्रूव करने के लिए दी जाती है। वो पेशेंट्स जो कि सीरियस या किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से गुजर रहे हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, तो बेसिकली उनकी लाइफ की कंडीशन को थोड़ा सुधारा जाए, उसके लिए बेसिकली आप कह लो ये पैलिएटिव केयर होती है। और पैलिएटिव केयर के प्रति यहां पे इंपॉर्टेंस को उजागर करने के लिए, पॉइंट आउट करने की कोशिश की जा रही है इस आर्टिकल में। तो भाई देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बताया जा रहा है। 55 साल का इंडिविजुअल है, केरला से शंकर, उनका नाम बदल दिया गया है। पिछले 2 साल से हाउस घर में है। 1600 रुपए इनकी डिसेबिलिटी पेंशन है, और ओवरऑल हॉस्पिटल आने जाने में इनको 1200 रुपए लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने इलाज के लिए प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल नहीं जा पाते। तो शंकर जैसे बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं क्योंकि बस एक हॉस्पिटल बिल उनके पास आ जाए वो गरीबी की चपेट में आ जाएंगे। अगर आप देखें तो हर साल 5.5 करोड़ रुपए आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के चलते, अपने इलाज में जो अपनी जेब से पैसा खत्म करते हैं उसके चलते ओवरऑल गरीब हो जाते हैं। इसमें से 3.8 करोड़ लोग तो केवल अपनी दवाइयां खरीदने में ही गरीब हो जाते हैं। कैंसर, कार्डियक डिजीज, रीनल फेलियर और स्ट्रोक, ये जो ओवरऑल डिजीजेस हैं, इनके थ्रू सुधारने के लिए, अपने आप को लाइफ जीने के लिए भी जो बेसिक अमाउंट ऑफ पैलिएटिव केयर चाहिए वो भी यहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लोगों को और पॉवर्टी में ढकील रहे हैं, क्योंकि उसके चलते लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, समय समय पर हेल्थ चेकअप कराने पड़ते हैं, उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होते हैं, लगातार ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो जो फैमिली मेंबर्स इस ट्रीटमेंट को बियर कर रहे होते हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी आ जाती है, वो बैंक्रप्सी के रिस्क पे आ जाते हैं, ट्रीटमेंट सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है, मेडिकल केयर गड़बड़ाता जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बकवास होती जाती है। अगर आप देखो तो केवल 1.35% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में खर्च किया जाता है। ज्यादातर जो हेल्थ एक्सपेंसेस का खर्चा है ना, वो पेशेंट्स बियर करते हैं अपना खुद का। देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भले ही आपको इलाज फ्री मिल जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि ओवरऑल जो दवाई है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फार्मेसी में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे आप कह लो इंजेक्शन देने हैं, ग्लूकोज चढ़ाना है, तो इसके लिए क्या है कि बाहर से प्राइवेट से लोग खरीद के लेके आ रहे हैं।
तो उसके चलते ओवरऑल लोगों की जेब से यहाँ पे ठीक ठाक अमाउंट में पैसा निकल जाता है। इतना पैसा जो कि ऑब्वियस सी बात है वो लोग खर्च करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक रिसेंट कंडक्ट की गई स्टडी डॉक्टर प्रिंजा और उनके कलीग्स के द्वारा इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज एक कैंसर का आउट पेशेंट एक विजिट का 8,035 खत्म करता। आउट पेशेंट मतलब वो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, अपना इलाज करा के वापस आ गया या कोई थेरेपी करा के वापस आ गया। और ओवरऑल पर हॉस्पिटलाइजेशन टर्शरी केयर में लगभग 39,000 रुपीज खत्म होता है। तो एक हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा 39,000 है और एक बार बस जाने जाके कुछ थेरेपी करा के वापस आने का खर्चा 8,000 रुपए। वहीं पर टर्शरी केयर के लिए अगर आप डायबिटीज में जा रहे हो आउट पेशेंट विजिट के लिए तो 4,381 खर्चा है। हाइपरटेंशन के लिए 1,427 रुपए खर्चा है। और कई बार क्या होता है जो केयर गिवर्स होते हैं ना उनको अपने घर में किसी को पैलेटिव केयर देने के लिए अपने एसेट्स तक बेचने पड़ जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई करानी बंद करनी पड़ जाती है। हेल्थ कैंसर के तो इलाज है केसेस में, लास्ट केस कैंसर केसेस में 65% तो गरीबी और हेल्थ केयर कॉस्ट की वजह से ही यहाँ पे आ जाती है। तो इसके लिए इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए पैलिएटिव केयर है। पैलिएटिव केयर वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जहां पे ओवरऑल इस लाइफ लिमिटिंग इमेज ये जो इलनेसेस के साथ जो लड़ रहे हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, किडनी डिजीज हो गया, ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, डायबिटीज से कॉम्प्लिकेशन है, तो इनके होने के बावजूद भी लोगों की लाइफ की क्वालिटी को आप अच्छा कर लोगे, इसलिए पैलिएटिव केयर दी जाती है। अब पैलिएटिव केयर के अंदर होता क्या है कि आप इंसान की जिंदगी को अच्छा कर रहे हो, उसकी हालत को ठीक करने के लिए, उसको बीमारी को ठीक करने के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर अर्ली पैलिएटिव केयर शुरू कर दी जाए तो एडवांस डिजीज आने से पहले जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसको 25% तक कम किया जा सकता है। ओवरऑल ये पैलिएटिव केयर होम बेस्ड केयर के अंदर भी दी जा सकती है, उससे जो केयर के कॉस्ट है होम बाउंड पेशेंट्स के लिए कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको ट्रेवल पे कम पैसा खत्म करना पड़ेगा। ठीक है ना। ओवरऑल पैलिएटिव केयर देते वक्त हम इन लोगों को सिखा सकते हैं कि कैसे आप छोटे मोटे काम को फ्री टाइम में करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो पैलिएटिव केयर के ऊपर लंबे समय से स्ट्रेस किया जा रहा है। ठीक है ना। अवेयरनेस पैलिएटिव केयर के बारे में इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर में फैलाई जा रही है। इंश्योरेंस स्कीम पैलिएटिव केयर के लिए चलाई जा रही है। लेकिन देखिए भाई कुछ फैक्टर्स हैं, मेनली दो फैक्टर्स हैं जो जिसके चलते पैलिएटिव केयर इंडिया में प्रॉपर तरीके से आगे नहीं चलाई गई है। देखिए क्या है, हेल्थ केयर और पब्लिक में पैलिएटिव केयर की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा कम है, और पैलिएटिव केयर इस समय पे ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में कवर होती नहीं है। पैलिएटिव केयर को लेके जो आप कह लो स्पेंडिंग है वो बहुत एबिस्मल है। केंद्र की सरकार की तरफ से पैसा आएगा कि नहीं आएगा ये पक्का पता नहीं होता राज्य की सरकारों को। तो राज्य की सरकार लॉन्ग टर्म में पैलिएटिव केयर से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा प्रोग्राम बनाती नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है राज्य की सरकार केंद्र की सरकार के फंड्स पे डिपेंडेंट होती है पैलिएटिव केयर के लिए। अगर हम पैलिएटिव केयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ के रिस्पेक्ट में रिटर्न्स तगड़े हैं, वेलबींग के रिस्पेक्ट में रिटर्न्स तगड़े हैं। पैलिएटिव केयर प्रोविजंस एक जनरल गुडविल क्रिएट करते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैलिएटिव केयर के रिस्पेक्ट में क्वांटिटी पे जाओगे तो इससे होगा क्या कि भाई इन पेशेंट एडमिशंस आपको कम करने पड़ेंगे, आउट पेशेंट आप इलाज कर सकते हो, इलाज बल्क में होगा तो उसके चलते कॉर्पोरेट ऑफिस भी ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे, और ओवरऑल जो इलाज का खर्चा है वो पेशेंट्स के ऊपर भी कम पड़ेगा। शुरुआत में इस खर्चे को ओवरऑल केंद्र की सरकार राज्य की सरकार बेयर कर सकती है, और बाद में इंश्योरेंस स्कीम में इनको इंक्लूड करके फैमिलीज के ऊपर भी थोड़ा बहुत बर्डन डाला जा सकता है। तो पैलिएटिव केयर को प्रॉपर इंडस्ट्री की तरह डेवलप करने की जरूरत है, तब जाके ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये फीजिबल बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे 26 वीक प्रेग्नेंट लेडी को बोल दिया है कि भाई आप अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकती। इस पर्टिकुलर लेडी ने बोला था कि मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा पालने की मैं मेंटल हालत में नहीं हूं। तो इस लेडी ने बोला कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लाइफ है उस लाइफ की ब्रॉडर मीनिंग को रिलेट कर दिया किसके साथ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जो लाइफ है उसके साथ। सेक्शन 5 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ जो प्रेगनेंसी एक्ट है वो क्या बोलता है कि प्रेगनेंसी वाज इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द लाइफ। तो ये जो पर्टिकुलर लाइफ है सेक्शन 5 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का, इसको आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ के साथ जोड़ के यहाँ पे एक 26-20 प्रेग्नेंट लेडी अपने लॉयर्स के थ्रू बोलती कि मुझे बच्चा गिराने की परमिशन दी जाए। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या बोला कि भाई देखिए सेक्शन 5 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर जो लाइफ है वो आर्टिकल 21 वाला लाइफ नहीं है। आर्टिकल 21 वाले लाइफ का एम्बिट बहुत बड़ा है, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के सेक्शन 5 के अंदर जो लाइफ है वो ये बोलता है कि अगर बच्चे की वजह से मां की जान को खतरा हो और मां को कुछ हो सकता है तब बच्चा अबॉर्ट करने की हम परमिशन दे सकते हैं। आपने प्रेग्नेंट हो गई, 26 वीक आप प्रेग्नेंट रही, अब बच्चा आपका पूरा हेल्दी है, बस उसको पैदा करना बाकी रह गया, और एंड टाइम पे आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, आपकी मेंटल हालत अच्छी नहीं रहेगी, आप पाल नहीं पाओगे, तो बच्चे को गिरा दें, ये नहीं चल पाएगा। और बेसिकली इनकी रिक्वेस्ट को यहां पे रिजेक्ट कर दिया गया। इनके बिहाफ पे जो लॉयर थे उन्होंने बोला कि भाई बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है तो उसको गिराने का पूरा हक मां को होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल इस पर्टिकुलर फैक्ट से रिजेक्ट कर दिया। और फाइनली एक वन लाइनर टाइप की न्यूज है
2022 एलए ओलंपिक्स यानी लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। 4 और स्पोर्ट्स हैं, स्क्वाश, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोसे और फ्लैग फुटबॉल। तो बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल जोड़ते वक्त ये बोला गया, अब क्या दुनिया में एथलीट्स में तीसरे नंबर के सबसे बड़े फॉलोड सेलिब्रिटी विराट कोहली हैं। क्रिकेट की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर ये फैन फॉलोइंग ओलंपिक्स में पहुंचेगी तो ओलंपिक्स की भी टीआरपी लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी। तो 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट इंक्लूड होगा। तो आज के भाई करंट अफेयर्स और एडिटोरियल डिस्कशन में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो को सुनने में मजा आया हो, ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिला हो। दोस्तों चाहे तो आप मेरे मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस समय बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है और नवरात्रि का डिस्काउंट भी ऑन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कोर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय।